हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारा इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 को कवर करेंगे, कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। बेटा 8 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट PYQs का कंपाइलेशन देखेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर से MCQ और लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। पहली चीज, मैं 5 तारीख को है ना ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है, 5 तारीख को शाम को 5 बजे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट है 80 मार्क्स का। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप जाओ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो क्योंकि मॉक टेस्ट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में अपडेट्स अब टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो प्लीज़ जाके अभी जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। सेकेंड चीज़ बेटा, इस PYQ टेस्ट सीरीज के बाद आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं मैं। वो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ यूनिट वाइज। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, उनको कंपाइल करके उनके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं और मेरी गारंटी है कि उन 20 MCQs में से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 19 मार्च के पेपर में। ठीक है, अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल, पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा आपके 19 मार्च के पेपर में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों को अपन अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बेटा चाइना बना से मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना? 1949 में। पाकिस्तान बना 1947 में और इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, इसके बाद चाइना में 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का कब आया? 1951, पाकिस्तान 1956 एंड चाइना 1953। उसके बाद चाइना में 1958 में क्या हुआ बेटा? 1958 में आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद 1966 में GPCR, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। उसके बाद 1978 में आई वन चाइल्ड पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स। बेटा 1978 में ही चाइना में रिफॉर्म्स भी आए थे और वन चाइल्ड पॉलिसी भी आई थी। ठीक है, और इंडिया में रिफॉर्म्स कब आए? 1991, सबको बताया। पाकिस्तान में आए बेटा 1988। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए अगर ये चैप्टर में आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, ये इंडिया लिखा है बेटा है ना, ये है 1951 एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना 1953। तो जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो आप आंसर देख लेना है ना, मैं वहां पे लिख दिया है जो भी करेक्ट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चाइना इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि चाइना ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसके ऊपर कहीं से भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था, उसने खुद की मर्जी से उन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, चाइना ने उसकी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इन इंडिया द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर। नहीं बेटा, स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं पर वो इंडिया के बारे में नहीं, वो पाकिस्तान के बारे में करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए दे रखा है तो ये फॉल्स है। तो पहला फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। बेटा यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या मतलब है? 5-year प्लान, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने ही 5-year प्लान को कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रखा था, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। थर्ड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट 1, इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया और पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का मेजर सोर्स इमर्ज हुआ वो था सर्विस सेक्टर। ये बिल्कुल सही बात है बेटा। इंडिया और पाकिस्तान में जो ग्रोथ देखी गई जीडीपी में वो बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर देखी गई थी, ठीक है। सेकंड, अच्छा, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इमर्ज हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर इमर्ज हुआ था, ठीक है बेटा, ये दिमाग में रखना। अमॉन्ग्स द नेबर्स ऑफ इंडिया चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा ये, क्योंकि इंडिया के नेबर्स में चाइना का एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एक इंसान अगर चाइना में जन्म ले रहा है तो वो कितने साल एक्सपेक्टेड जिएगा, ठीक है, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज्यादा है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट, अंडर डैश आएगा बेटा यहाँ पे शायद, है ना, अंडर डैश इन चाइना farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government and rest were purchased and sold at the market price। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ड्यूअल प्राइसिंग। चाइना में जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए तो लेटर फेज में क्या हुआ, ड्यूअल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए वो। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या एग्रीकल्चर करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्शन, है ना, कुछ अमाउंट आपकी प्रोडक्शन का वो गवर्नमेंट के फिक्स्ड प्राइस पे बेचना पड़ेगा और बाकी आप अपने हिसाब से मार्केट में अपने प्राइस में बेच सकते हो, तो इसे कहते हैं ड्यूअल प्राइसिंग, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ड्यूअल प्राइसिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है। जीपीसीआर 1966, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ चाइना, है ना, तो 1978, और फर्स्ट 5-year प्लान आया था बेटा 1953। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बेटा जमा लेना, ऑप्शन ढूंढ लेना, है ना, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल Next, in the agricultural sector, communes were established where land holdings were allocated to individual household for ownership। बेटा ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ना, ट्रिकी स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर कम्यून्स वर एस्टैब्लिश्ड वेयर लैंड होल्डिंग्स वर अलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड फॉर ओनरशिप। बेटा ये कम्यून सिस्टम एस्टैब्लिश जरूर हुए थे, लेकिन कम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को इकट्ठा करना और उनको बोलना कि साथ में एग्रीकल्चर करो। और ये बोल रहा है कि एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मतलब ये बोल रहा है कि कम्यून सिस्टम का मतलब था कि हाउस होल्ड को अलग अलग लैंड होल्डिंग्स दी गई, जबकि इसका अपोजिट है कि उनसे हाउस होल्ड से लैंड होल्डिंग्स कलेक्टिव की गई थी, कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ने पे समझ में आएगा बेटा, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, ठीक है। शायद डी ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ है, तो 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन, ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है बेटा, क्योंकि 1980s में, है ना, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो था वो हमारे इंडिया से ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि उसने अपनी पॉपुलेशन को सर्विस सेक्टर में मोबिलाइज अच्छे से कर लिया था। इंडिया से ज्यादा अच्छे से उसने अपनी पॉपुलेशन या अपनी वर्कफोर्स को उसने बहुत अच्छी तरीके से सर्विस सेक्टर में मोबिलाइज
कर लिया था बेटर देन दैट ऑफ इंडिया, इसलिए उसका ग्रोथ रेट क्या था 1980s में हमसे ज्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं। पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बेटा ये रीजन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि उसने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अपनाया था बट नॉट विद द इक्वल पार्टिसिपेशन। पब्लिक का जो रोल था वो ज्यादा था और प्राइवेट का कम था। पब्लिक का रोल ज्यादा था, प्राइवेट का कम था। मिक्स्ड इकोनॉमिक जरूर था बट पब्लिक का ज्यादा था और प्राइवेट का कम था। वो कह रहा है इक्वल। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो अब लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं बेटा। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। बेटा ये डेवलपमेंट पाथ है ना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इंडिया और पाकिस्तान ने कौन सी सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे? सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान आर एज फॉलोज। ठीक है, तो पहली चीज जो उन्होंने अपनाई, बोथ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, यहां पे लिखना ब्रैकेट में पब्लिक प्लस प्राइवेट। दोनों ही कंट्रीज ने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाया। पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन था बट द लीडिंग रोल was given to पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पाकिस्तान में भी पब्लिक सेक्टर को ही लीडिंग रोल दिया गया था। सेकेंड जो सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी, बोथ कंट्रीज adopted 5-year plan strategy for इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों ही कंट्री ने 5-year प्लान स्ट्रैटेजी को अपनाया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। इस पॉइंट में आप और भी लिख सकते हो कि इंडिया ने 5-year प्लान स्ट्रैटेजी कब अपनाई? 1951 में, और पाकिस्तान ने 1956 में। ठीक है, थर्ड सिमिलर स्ट्रैटेजी जो थी, दोनों ही कंट्री ने, है ना, दोनों ही कंट्री ने किस चीज पे फोकस किया था? एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। तो बोथ द कंट्रीज emphasized on agriculture sector for economic growth। ठीक है, दोनों ही देशों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई थी बेटा इंडिया और पाकिस्तान ने। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In the late 1970s, China introduced the one-child policy that led to arrest in the population coupled with skewed sex ratio। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि चाइना ने जो 1970s में, लेट 1970s में वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, उसकी वजह से जो उसका सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल पर 1000 मेल, वो खराब हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करना है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड टू अरेस्ट the population growth China introduced one child policy
to arrest the population growth, China introduced one child policy which, है ना, इसमें थोड़ा सा आप वन चाइल्ड पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे इंट्रोड्यूस वन चाइल्ड पॉलिसी विच एम्स, है ना, जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी ऐसी थी कि एक कपल को सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड अलाउ था। ठीक है, एक कपल को सिर्फ एक चाइल्ड अलाउ था, इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि विच लेड टू skewed sex ratio because of prevailing son preference mentality। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग सन प्रेफरेंस मेंटालिटी, मतलब एक कपल को सन चाहिए, है ना, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। इसकी वजह से जब वन चाइल्ड पॉलिसी आई तो उनका जो सेक्स रेशियो है वो खराब हो गया, क्योंकि जो वन चाइल्ड थे, मतलब लोगों का सोचना था कि अगर एक ही चाइल्ड है तो वो बेटा ही होना चाहिए, तो लोगों ने बेटे को प्रेफरेंस दी, तो इसकी वजह से फीमेल्स पर 1000 मेल्स क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, और ये पूरे इंडियन इकोनॉमी का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इंडिया चाइना पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुई है 1990 में और 2014 से 18 के बीच में, उसको कंपेयर करो। ठीक है, तो इसमें पता है क्या लिखना है, सिर्फ टेबल को देख देख के नीचे लिखते जाना है। इंडिया हेडिंग डालना, इंडिया में डालना कि इंडिया में 1980s में, है ना, 1980s में ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 3.1 था, जो मेंटेन किया इंडिया ने 2014 से 18 के बीच में भी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि इंडिया में 1980-90 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ थी 7.4%, जो कि जिसमें which shown a decline in 2014 to 18 and it is recorded as 6.9%। फिर सर्विस सेक्टर में बता देना कि 1980s में जो सर्विस सेक्टर में इंडिया का ग्रोथ रेट था वो था 6.9, और जो कि which shown a incline in 2014 to 18 which is recorded 7.6%। ऐसे बेटा चाइना और पाकिस्तान का भी लिख देना। सबसे आसान क्वेश्चन अगर पूरे इंडियन इकोनॉमी में कहीं से बनेगा तो वो ऐसी टेबल आ जाएगी जिसको आपको ऊपर से देख के नीचे सिर्फ लिखना है। 4 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्लेन वैलिड रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ कि 1988 में जब रिफॉर्म्स आए उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में पॉवर्टी और वापस से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो सारे इंडिकेटर्स थे वो सारे डिक्लाइन होने लगे। तो उसका कारण क्या है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान का जो रीजंस है वो आर एज फॉलोज, है ना। स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान आर एज फॉलोज। सबसे पहला लिखेंगे वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर। वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अंदर बेटा एक्सप्लेन ऐसे करेंगे। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि फूड सप्लाई चेन and agricultural growth was based on harvest, good harvest, was based on good harvest and not on टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
मतलब जो फूड सप्लाई चेन और जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे रिलाई किया गया वो सिर्फ मानसून और अच्छी हार्वेस्ट पे रिलाई किया गया कि मानसून की वजह से हार्वेस्ट अच्छी हो जाए, ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। अब मानसून कभी अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर में आउटपुट अच्छा आएगा, नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर डाउन चला जाएगा। तो इस तरीके से जो वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर था वो एक रीजन था फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सेकंड है बेटा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या कि पाकिस्तान में कई बार है ना तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट का मतलब वहां पे गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री ने अपना रूल लागू कर दिया। अब बेटा जिस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जहां पे सरकार स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वहां पे फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट से बचती हैं। क्यों? क्योंकि जब सरकार स्थिर नहीं है तो उनकी पॉलिसीज भी स्टेबल नहीं है, और जहां स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे बिजनेसमैन बिजनेस करने से पीछे हट जाते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देयर इज डिस्करेज, या लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स टुक अ बैक स्टेप, है ना, इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने बैक स्टेप ले लिया फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये अपने वर्ड्स में लिख लेना बेटा, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। अब इंक्रीज इन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड remittances from abroad। बेटा पाकिस्तान से कई लोग कुवैत, दुबई या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करने जाते हैं। ठीक है, और वो अपनी फैमिलीज को जो पैसा भेजते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। और फॉरेन एड मतलब दुबई, सऊदी अरब, इनसे ये पाकिस्तान क्या करता है, कर्जा लेता है, तो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से भी उसकी स्लो ग्रोथ हुई। और फोर्थ लिख लेना बेटा, फेल्ड टू रीपे लोन्स। जो पाकिस्तान ने लोन्स लिए थे दूसरे देशों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, वो उनको रीपे करने में फेल हुआ। इस वजह से उसमें जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ और पॉवर्टी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये था बेटा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। एक चीज़ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है मेरे वीडियोस पे। बेटा बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ पे आने वाला है जो आपको 19 मार्च के पेपर में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।